हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे आईटीआई में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र विद्युत आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होता है? तो आप जान लीजिएगा कि आग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक हम जो आग को बांट रखें श्रेणी ए में, तो श्रेणी ए में जो आपके आग आते हैं वो लकड़ी, सामान्य कागज इत्यादि में लगे होते हैं। जो आपके बी श्रेणी के आग होते हैं ये पेट्रोल और केरोसिन तेल में लगे होते हैं। और जो आपके श्रेणी सी प्रकार के आग होते हैं वह एलपीजी में लगे होते हैं। और जो आपके डी श्रेणी के आग होते हैं यह विद्युत संबंधित उपकरणों में लगे होते हैं। तो विद्युत संबंधित उपकरणों में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग शुष्क रासायनिक पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, रेत का उपयोग कर सकते हैं, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो आपका अग्निशामक यंत्र है इसका उपयोग कर सकते हैं, अथवा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका अग्निशामक यंत्र होता है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। रह गई बात जल की, तो जहाँ पे लकड़ी में आग लगा होगा वहाँ पे हम जल प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे। जहाँ पे आपका पेट्रोल में आग लगा होगा वहाँ पर हम लोग फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 1 नंबर। अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न है कि विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो जब भी हम काम करें विद्युत संबंधित उपकरणों पर तो हमें क्या करना चाहिए? सभी लिखित प्रक्रियाओं का हमें पालन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि आसानी से विद्युत बहती है, तो चालक में से जो विद्युत है आपका आसानी से बहता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ओम का नियम जो होता है वो रेजिस्टेंस पे काम करता है। जो आपका गॉल्स का नियम होता है यह चुंबक में काम में आता है। और जो आपका दिया गया है कूलाम का नियम, तो कूलाम का जो नियम है ये आपके 2 आवेशों के बीच में काम करता है। और यहाँ पे बच गया मेरा तीसरा फैराडे का नियम। तो जो फैराडे का नियम है यह इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटक के नियम पे काम करता है। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। जो मेरा पहला नियम होता है, इस पहले नियम में क्या होता है? तो जो मेरा एम समानुपाती होता है वह आई टी यानी कि समय और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। और जो मेरा दूसरा नियम होता है उस दूसरे नियम में मेरा जो होता है क्या चीज़? M1 बटा क्या होता है मेरा? W1 होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही नियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा फैराडे का नियम, यानी कि 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होता है? तो लेड एसिड बैटरी में जो आपका हाइड्रोजन जो गैस होता है वो नेगेटिव प्लेट पर क्या होता है? निकलता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? तो जो आपका लेड परऑक्साइड होता है वह सेकेंडरी सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है SWG का पूरा रूप क्या है? तो SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो जो मेरा अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसे कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं। जब हम पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थिंग का जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या है? तो डेल्टा संयोजन परिपथ में जब एक प्रतिरोध खुला होता है तो क्या होता है? यानी कि हमारा ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो है हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन। अब कह रहा है कि अब इस डेल्टा कनेक्शन में यदि मेरा एक परिपथ खुला हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे हमें सप्लाई देना है आर वाई और बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर एक परिपथ मेरा खुला हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 फेज सप्लाई में क्या होता है? 3 फेज सप्लाई में जो आपका पावर होता है वो पावर क्या हो जाएगा? पावर हम क्या लिखते हैं? 3 गुणे IP गुणे VP, ये हम लिख सकते हैं, या √3 गुणे IL गुणे VP, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर दे दिया गया चीज़ कि एक जो मेरा है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
तो मूल में से √3 बार कम हो जाएगा। यानी कि डेल्टा कनेक्शन में एक पॉइंट अगर खुल जाता है तो जो कुल पावर होगी वो √3 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो क्या होता है? तो जो मेरा न्यूट्रल धारा होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जब 3 फेज सप्लाई में सभी फेजों पर लोड समान होता है तो न्यूट्रल में जो आपका करंट होता है वो 0 के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है? तो पीवीसी का पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो मेरा पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत क्या है? तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का जो सिद्धांत होता है वह किस में होता है? तो वह होता है आपके जनरेटर में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल आमतौर पर बनी होती है। तो डीसी जनरेटर का जो फील्ड कॉइल होगा वह आपका कापर का होगा अथवा एल्युमिनियम का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका कापर दिया है तो कापर मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर संचालन के लिए सामान्य पसंद किया जाने वाला जनरेटर, यानी कि जब हम लोग 2 जनरेटरों को समांतर क्रम में जोड़ करके यानी कि पैरेलल ऑपरेशन में क्या करते हैं? चलाते हैं, तो उसके लिए जो मेरा उपयुक्त जनरेटर होगा वो कौन सा होगा? तो वह जनरेटर मेरा हो जाएगा शंट। शंट क्यों होगा? क्योंकि जो मेरा शंट जनरेटर होता है यह लगभग सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, इसलिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में क्या करते हैं? शंट जनरेटर को ही चूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? शंट जनरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या होती है? तो जब हम डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाते हैं तो इसकी जो गति होती है थोड़ी सी कम होती है। ज़्यादा तो कम नहीं होती है मगर थोड़ी सी जरूर कम होती है। तो आप क्या करेंगे? हम 4 नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, रेल के इंजन में जो मोटर होता है उस मोटर को हम लोग कौन सा मोटर कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सीरीज मोटर। तो सदैव जितने भी आपके ट्रैक्शन काम होंगे, हेवी काम होंगे, वहाँ पर हम कौन सा मोटर यूज करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग मोटर यूज करते हैं सीरीज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि जब लोड हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति चलेगी। तो जो मेरा सीरीज मोटर होता है इसे सदैव हमें क्या करना चाहिए? लोड देकर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग जो टार्क होता है और जो गति होती है काफ़ी उच्च होती है। तो सदैव हमें क्या करना चाहिए? सीरीज मोटर को लोड देकर ही चलाना चाहिए। अगर लोड नहीं देंगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या है? तो HPMV का फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप, यानी कि जो मेरा ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वो क्या है? तो उच्च आवृत्ति के लिए संधारिता किस रूप से काम करता है? तो जो मेरा संधारिता होता है वह लघु परिपथ के रूप में काम करता है। कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि XC बराबर क्या होता है? 1/2πfc होता है। यानी कि जो मेरा कैपेसिटर होता है वो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी का विरोध करेगा। तो यहाँ पर मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा लघु परिपथ। हम क्या करेंगे? 2 नंबर ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणक 0 होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे जो परिपथ होते हैं, जो हमारे लोड होते हैं, इस लोडों को हम लोग 3 भागों में बांट रखे हैं। एक जो लोड होता है हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव लोड, दूसरा जो मेरा लोड होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव लोड। क्या कहते हैं? कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड, और तीसरा जो होता है वो मेरा होता है रजिस्टिव लोड। तो रजिस्टिव लोड में हमेशा जो आपका पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, यानी कि 1 होगा, और आपके कैपेसिटिव लोड पर और आपके इंडक्टिव लोड पर जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? 1 नहीं होगा। क्या होगा? आपका जो पावर होगा वो 0 के समथिंग होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर मेरा हो जाएगा शुद्ध प्रेरकत्व में, यानी कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में जो मेरा पावर फैक्टर होगा क्या होगा? वो 0 के बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह AC वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। तो मेरा जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेप चेंजर आमतौर पर डैश में लगा होता है। तो जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें टेप चेंजर लगाए जाते हैं ताकि लोड बढ़ने पर अथवा घटने पर हम क्या कर सकें, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन को हम टिक आउट कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो मेरा ट्रांसफार्मर होता है आर्क वेल्डिंग का, यानी कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में होता क्या है, जो हमारे वेल्डिंग वाले मशीन होते हैं वो वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को हाई कर देता है। यानी कि आर्क वेल्डिंग में जो हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफार्मर वह स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा और करंट को हाई कर देगा। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मल्टीमीटर डैश को मापता है। तो हमारा जो मल्टीमीटर है वह धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मापता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक आउट कर देंगे। याद रखिएगा जो मेरा मल्टीमीटर होता है वह एसी करंट को नहीं मापता है। इसके अलावा मल्टीमीटर करंट को मापता है, वोल्टेज को मापता है, साथ में साउंड को मापता है, डायोड इत्यादि को चेक करता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या है, तो अर्थ रजिस्टेंस को डैश के द्वारा मापा जा सकता है। तो अर्थ रजिस्टेंस को हम लोग किसके द्वारा माप सकते हैं, अर्थ टेस्टर के द्वारा माप सकते हैं। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 नंबर।